एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों का क्लास 6 का वीडियोस जो आपका आ रहा था, इसी तरह से आपका क्लास 7 भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है। वो जो क्लास 7 की जो वीडियो होगी वो आपकी इवनिंग 3 बजे करीब आएगी, और जो 6 क्लास की जो वीडियो जैसे जिस टाइम से आती थी उसी टाइम से वो आएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले 7 में सबसे पहले हम लोगों ने साइंस विज्ञान से स्टार्ट किया है। तो विज्ञान से जो स्टार्ट किए हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखते हैं, पहला अभ्यास इसका है कि पादपों में पोषण। इस अभ्यास में हम लोग जानेंगे कि पादप जो पौधे होते हैं उनमें पोषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, यानी ज़रूरी है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कक्षा 6 में कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज है, वो भोजन के क्या हैं, घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। याद रखेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। इसे याद रखेंगे आप लोग। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पादप होते हैं, पादप पौधे होते हैं, पादप और पौधे खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें खाकर वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देखेंगे 1.1 में दिया हुआ है कि पादपों में पोषण विधि। अब पोषण विधि क्या है पादपों में, देखते हैं हम लोग। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। वे लोग सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। इसे भी याद रखेंगे, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये आपसे पूछ रहा है। 1.2 में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, याद रखेंगे। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज यानी खनिज जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कोशिकाएं। कोशिकाएं के बारे में दी गई है। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं।
इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। हमारा जो शरीर भी है वो भी बिल्कुल छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इसे। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाहर संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है, जैसे चित्र 1.1 में दर्शाया गया, यहाँ पे दिखाया गया है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ पे चित्र 1.1 देखेंगे आप लोग, कोशिका का आरेख चित्र देखेंगे। यहाँ पे भाग है केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक दी गई है। फिर उसके जस्ट नीचे देखेंगे कोशिका द्रव है जो छोटी छोटी आपको दिख रही होगी, और जस्ट उसके नीचे में दी गई है कोशिका झिल्ली। यहाँ पे थोड़ी सी दी गई है कोशिका के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, नली के जैसे होती है बिल्कुल, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। आगे देखते हैं हम लोग। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, याद रखेंगे। हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, याद रखेंगे। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप कल्पना करें कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। पहली बात तो ये बोल दिया इसने कि जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा प्रक्रिया तो क्या होगा? खाद्य जो होगा उपलब्ध ही नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान ही निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। बिल्कुल, यहाँ पे पृथ्वी पे जो जीवन होगी वो भी असंभव होगी अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जैसे चित्र 1.2 में दर्शाया गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। चित्र जैसा 1.3 में दर्शाया गया है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ दी गई है, कुछ समीकरण दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये रिएक्शन करेगा अगर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हमें देता है कार्बोहाइड्रेट देता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट
अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, याद रखेंगे इसे भी कि स्टार्च क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। यहाँ से यहाँ पे चित्र 1.2 देखेंगे आप। यहाँ पे दी गई कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। यहाँ पे चित्र दी गई है, देखेंगे पत्ती यहाँ पे ए में पत्ती दी गई है, उसमें क्या दी है बीच में कि पत्ती की काट। देखिए ऊपर देखेंगे क्लोरोफिल द्वार कोशिकाएं और रंध्र। नीचे देखेंगे पत्ती में क्या क्या है, द्वार कोशिकाएं और रंध्री द्वार।